अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये जो डायग्राम है आपकी बुक में बनी हुई है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाया गया है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपको प्रोटीन जो लाइनिंग है वो नज़र आ रही है जगह जगह, और ये प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जगह जगह आपको दिखाए गए हैं पर्पल कलर में। इसके अलावा क्योंकि ये जो तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिसमें से एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है और एक लिपिड है, ये आपस में कंबाइन करके जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि और लार्जर इन साइज जो कंपाउंड्स हैं बनते हैं, इनके कंबाइन करने से उन्हें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो भी इसमें होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन किए हुए हैं तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। सेंटर में आप देख रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं। कोलेस्ट्रॉल के कुछ कंपाउंड्स आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और जो फाइबर्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी सेल के बाहर का जो मटेरियल होता है उसमें जो पाए जाते हैं वो दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली लिपिड्स की एक पूरी लेयर है जिसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो जा बजा लगी हुई हैं। साइटोस्केलेटन ये हमने सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ना है आगे जाके। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तीन चीज़ों पर ये मुश्तमिल होता है। इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं और इसमें माइक्रो फिलामेंट आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं जो कि सेल की शेप को मेंटेन करने में और जो माइटोटिक अपरेटस है उसको बनाने में और जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में मदद देते हैं। तो आपको ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो ये दिखा रहा है कि सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और उसके दरमियान में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या स्ट्रक्चर है। अब कल हमने बात की थी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आम ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मटेरियल खुद ब खुद जो है वो पास ऑन होता है उसे कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ जाते हैं यानी कम, अगर कोई चीज़ कम जगह मौजूद है और कम जगह से उसको मज़ीद ज़्यादा वाली जगह पर भेजना चाहते हैं तो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फ़र्क के ख़िलाफ़ काम करते हैं। जब हम ऐसे काम करते हैं तो फिर उसके लिए हमें एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जो कि इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर बाहर सेल से बाहर मौजूद हैं और उनकी अभी भी सेल को ज़रूरत है तो उनको फिर एनर्जी एक्सपेंड करके सेल के अंदर लेकर जाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो कल हमने ट्रांसपोर्ट देखी थी जो दो तरह की थी, एक्टिव एंड पैसिव। आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी। अब सेल मेम्ब्रेन का ऊपर आपने स्ट्रक्चर देखा है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर से गुजरने के लिए और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आराम से सेल के अंदर से गुजर जाते हैं। इसमें प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन गेट्स वगैरह भी शामिल होते हैं जो कि गैस मॉलिक्यूल्स को, वाटर को और मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो पास ऑन करने देते हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज बीइंग न्यूट्रल कैन ईजिली क्रॉस वाइल आयंस बीइंग चार्ज पार्टिकल्स हैव सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली बनी हुई है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। आगे से जो प्रोटीन्स हैं वो बने हुए हैं अमाइनो एसिड्स के। तो जो ऐसी चीज़ें जो चार्ज होती हैं, जो आयनिक फॉर्म में होती हैं, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है सेल के अंदर बाहर जाने में। और वो कंपाउंड जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि पानी पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि ग्लूकोज में कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल्स, ये आराम से सेल के अंदर आर पार गुजर जाते हैं। तो हमेशा जो मूवमेंट होती है मटेरियल्स की वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होती है, उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन सेल क्योंकि एनर्जी एक्सपेंड करता है और उस तरह से भी मटेरियल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जाके सेल के अंदर दाखिल करता है, तो उसको फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब सेल्स जो है वो दो तीन तरह से मटेरियल्स को अपने अंदर जो है वो दाखिल करते हैं। जब वो वैक्यूल बनाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी चीज़ को अंदर की तरफ सेल के अंदर जब वो एनगल्फ करते हैं तो उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, और क्योंकि एक छोटा सा थैलीनुमा वैक्यूल बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो घेरा डाल लेती है उस मटीरियल को जिसे सेल के अंदर दाखिल करना होता है, तो इसलिए ये पूरा फिनोमिनन कहलाता है एंडोसाइटोसिस। अब इसकी आगे से दो किस्में हैं, एक है फैगोसाइटोसिस, एक है पिनोसाइटोसिस। अगर तो
जो सेल है उसने एक सॉलिड मटेरियल को घेरा डालकर अंदर की तरफ लिया है, सेल के अंदर दाखिल किया है, जिसे हम कह रहे हैं कि एनगल्फ सॉलिड पार्टिकल, तो उसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर इसने किसी लिक्विड मटेरियल को लिया है जैसे कि पानी है, तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्रॉस चार्जेस की भी मूवमेंट होती है, स्पेशली जब नर्व इम्पल्स पास होती है। ये वो इलेक्ट्रिकल मैसेज या केमिकल मैसेज होता है जो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे जिस्म के अंदर जाता है और इसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया जाता है, और हमारी बॉडी फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स पैदा करती है। इन तमाम मामलात के अंदर और सेल के अंदर बाहर हर जाने वाली चीज़ के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा अगला टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल फंजाई में काइटिन की बनी हुई है, प्लांट्स में ये सेलुलोज की बनी हुई है, अलजी में भी ये सेलुलोज की बनी हुई है, कुछ एसेसरी कंपाउंड्स भी इनमें होते हैं। वैसे बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की बनी हुई है। सेल वॉल बजाते खुद जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। पहली लेयर कहलाती है प्राइमरी वॉल, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी वॉल, और जो तीसरी दरमियान में मौजूद है उसे मिडल लमेला बोलते हैं। मैं जो लमेला का वर्ड है वो भी मेम्ब्रेन्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्राइमरी वॉल जो कि सबसे बाहर है, ये जो है सेलुलोज की मिलकर बनी हुई है, पेक्टिन की मिलकर बनी हुई है, और सेलुलोज का ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें थोड़े से केमिकल कंपोजिशन का फ़र्क है, उसे हेमी सेलुलोज बोलते हैं, ये उससे बनी हुई है। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस यानी कि आड़े टेढ़े जो है वो लाइनों में एक दूसरे के साथ अरेंज होकर तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप देख रहे हैं कि फाइबर्स का रुख ऊपर से नीचे की तरफ है, और बाकी के फाइबर्स का रुख जो है वो दाएं से बाएं की तरफ है। इस तरह से ये बड़े अच्छे तरीके से जो सारा फाइबर और सारा जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, ये स्ट्रेंथन करता है सेल को, और सेल की वॉल को, उसको मजबूती फराहम करता है और उसकी साख्त को मेंटेन करता है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी वॉल की, तो ये थोड़ी सी थिक होती है, रिजिड सख्त होती है, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की मिलकर बनी हुई है। इसमें सिलिका भी शामिल है एक, जैसे SiO2 जिसे कहते हैं। वैक्सेस आपका पता है कार्बोहाइड्रेट्स की किस्मों में से एक किस्म है, पॉलीसैकेराइड होता है। क्यूटिन ये भी कंपाउंड है जो कि क्यूटिकल की लेयर बनाता है पौधों में भी। और लिग्निन जो है ये मखसूस केमिकल कंपोजिशन वाला थोड़ा सा रिजिड सा ये केमिकल कंपाउंड है जो कि इसको थोड़ा सा सख्ती और तनाव फराहम करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, बल्कि वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, और जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म ये प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर बाहर हर जगह पाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये सियाल मदे के जैसा है, फ्लूइड लाइक है, एक्वस इसकी फॉर्मेशन है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरे मटेरियल्स पाए जाते हैं। ये स्टोरेज का काम भी करता है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही शामिल होते हैं, और वहाँ पर ही रहकर तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं विद इन द सेल। तो अगर हम इसको केमिकली देखें तो इसमें 99% जो है वो पानी है, और ये सोल्यूशन की शक्ल में है। इसके आगे से 2 हिस्से हैं, एक को कहते हैं सोल और एक को कहते हैं जेल। इन द साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस में बी फॉर्म ट्रू सोल्यूशंस एंड सम लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। कुछ जो इसका हिस्सा है, जैसे कि साइटोसोल की बात हो रही है, इसमें छोटे छोटे कंपाउंड्स वगैरह जो है पानी के अंदर हल मौजूद होते हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा है दूसरे वाला, उसमें बड़े मॉलिक्यूल सस्पेंडेड सी फॉर्म में होते हैं जिसे हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो जब ज़रात की फॉर्म में अगर कोई चीज़ सस्पेंडेड सी होती है तो इस तरह के सोल्यूशंस को कोलाइडल सोल्यूशंस कहते हैं। आगे से अब कोलाइडल सोल्यूशन जैसे मैंने अभी पहले बताया वो 2 तरह से है, एक सोल और एक जेल कहलाता है। सोल जो है वो नॉन विस्कस है, यानी ज़्यादा मुर्तकिज़ नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं है, और जेल जो है ये जेल के जैसा है, ये थोड़ा सा मुर्तकिज़ है। पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक अ जेल। जो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है, सेल के बिल्कुल बाहर बाहर होता है। पेरिफेरी का मतलब है किनारे किनारों पर, वहाँ पर हमेशा जेल होती है। साइटोप्लाज्म हमारा एक स्टोर हाउस है सेल का, इंपॉर्टेंट वाइटल केमिकल्स को अपने अंदर शामिल करके रखता है। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मूव करता है, मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। इसकी मूवमेंट को स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जो कि सेल के अंदर होने होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इन लिविंग सेल्स द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल है। ये सारे वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है उसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो ये चैनल्स पर मुश्तमिल एक पूरा नेटवर्क है जो जा बजा साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है। ये बारीक नालियों का एक जाल सा है जिसका एक सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होता है और अमूमन दूसरा हिस्सा जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ लगा होता है।
ये पूरा सिस्टम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, नालियों के जैसा है, और ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। और इसी वजह से ये जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, जो कि ट्यूब का काम करती हैं, चैनल्स का काम करती हैं, नालियों का काम करती हैं, ये सिस्टर्नी कहलाती हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो क्योंकि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये दो शक्लों में पाया जाता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के साथ उसका लिंक है, तो उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्योंकि छोटे छोटे गोल जरदाने नुमा ऑर्गेनेल्स नजर आते हैं जब सेल को आम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए, तो इस वजह से उसकी अपीयरेंस रफ लगती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे RER भी बोलते हैं। ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एसोसिएटेड है, राइबोसोम्स इसके साथ पाए जाते हैं, तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन में और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है सेल के अंदर। अच्छा जी, दूसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल के अंदर पाया जाता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होते, उसकी बड़ी क्लियर शफाफ अपीयरेंस होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन उसे स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड जो कि प्रोटीन नहीं है, जैसे कि लिपिड्स हैं या दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो आपके सेल के अंदर होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। हार्मफुल ड्रग्स जो हमारे सेल के अंदर दाखिल हो जाती हैं, जो कि किसी सोर्स के थ्रू हमारे जिस्म में दाखिल हो गई हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके असर को डिटॉक्सीफाई ये हमारे सेल के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देता, और ये इम्पल्स को भी आगे मूव करने में मदद देता है मसल सेल्स के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर। यही वजह है कि मसल सेल जो है वो काम करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, और नर्व सेल जो है वो काम करते हैं नर्व इम्पल्स बनाने में, जिसकी वजह से तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे रिसेप्टर्स देखते हैं उनको हमारा जो ब्रेन है वो असेस कर लेता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी फराहम करता है, शेप को भी मेंटेन रखता है क्योंकि जाल की तरह ये बिखरा होता है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप इसलिए कहते हैं क्योंकि असल में ये एक मेम्ब्रेन से नहीं बल्कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, और ये पॉइंट इंशाल्लाह हमने कमिंग लेक्चर्स में पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी जो इसकी सिस्टर्नी है, आपको दरमियान में जा बजा स्पेस नज़र आ रही है, ये वो स्पेस है जहाँ चैनल्स बना रही है, जो ट्यूब्स बना रही है, सिस्टर्नी स्प्रेड हुई हुई है, इसके ऊपर जा बजा ब्लैक कलर में राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद दे रहे हैं। और साथ ही साथ फिर एंड इसका जो सिरा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक तरफ से कनेक्टेड है जहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। और इसके साथ आपका ये जो आज का लेक्चर है ये ख़त्म होता है।